क्या हमारा सिस्टम वाकई स्टार्टअप के इकोसिस्टम को किल करता है? क्या पेटीएम पेमेंट बैंक पे आरबीआई के द्वारा की गई कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम काम करेगा? पेटीएम करो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यूपीआई पेमेंट करते वक्त आपने ये सब जरूर सुने होंगे। तो पेटीएम डिजिटल इंडिया का पोस्टर बॉय था, एक ऐसा पोस्टर बॉय जिसने कई सारी कंपनियों को, चाहे वो गूगल पे हो या फोन पे हो, कई सारी कंपनियों को इंस्पायर किया था। कई सारे पेमेंट के इनोवेटिव सिस्टम लाने वाली कंपनी पेटीएम थी। लेकिन दोस्तों 31 जनवरी 2024 को अचानक से आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही पेटीएम पेमेंट बैंक के अंत की कथा लिख दी गई। जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197, उसके भी अंत की कथा धीरे धीरे करके लिखी दी गई। पेटीएम के शेयर जो है वो पर डे लोअर पे लोअर सर्किट लगा रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स है वो खून के आंसू रो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है और आरबीआई ने इतना कड़ा स्टेप, इतना कठिन स्टेप पेटीएम के अगेंस्ट में क्यों लिया? क्या हमारा सिस्टम वाकई स्टार्टअप के इकोसिस्टम को किल करता है? क्या पेटीएम पेमेंट बैंक पे आरबीआई के द्वारा की गई कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम काम करेगा? अब पेटीएम का भविष्य क्या होगा? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को इन्वोक करते हुए पेटीएम बैंक के अंत की कथा लिख दी। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने यह आदेश दिया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंक न किसी तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकेगा, न किसी तरह के क्रेडिट दे सकेगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, आरबीआई ने किसी भी तरह के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सच एज वैलेट या फास्टैग के जो रिचार्ज होते हैं उनको भी इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगा दी। दोस्तों आरबीआई ने इतना ही नहीं किया, आरबीआई ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 197 जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है और पेटीएम पेमेंट बैंक, इन दोनों के नोडल अकाउंट्स को सीज करने का, या यूं समझे कि इन दोनों के नोडल अकाउंट्स को टर्मिनेट करने की भी आदेश सुना दिया। तो दोस्तों आखिर वो कौन से रीजन थे कि आरबीआई ने इतना कठिन फैसला सुनाया? और दोस्तों अगर आप सच पूछें तो मुझे लगता है कि आरबीआई ने कुछ समय दिया है ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा पेटीएम से निकाल सके। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब पेटीएम पेमेंट बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करने का भी आरबीआई आदेश सुना देगी। दोस्तों आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जितने भी पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि दोस्तों आप ये समझे कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा करते हैं तो वो पैसे कुछ समय के लिए पाइपलाइन में होते हैं और आपके अकाउंट को अगले दिन सेटल किया जाता है। तो दोस्तों आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी बताया है कि जितने भी पाइपलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, उससे 15 मार्च के पहले खत्म कर लिया जाना चाहिए। यानी कि सारे के सारे जो पाइपलाइन ट्रांजेक्शन्स है उसे पेटीएम पेमेंट बैंक 15 मार्च 2024 के पहले सेटल कर दे। जी हां दोस्तों, आरबीआई का यह आदेश इतना कठिन है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का शायद अब बच पाना बिल्कुल ही मुश्किल लग रहा है। आरबीआई ने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से पेटीएम पेमेंट बैंक के जो प्रोसेस है, जो उनका आईटी सिस्टम है, उनका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया था। तो आरबीआई अपने स्टेटमेंट में यही कहता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट है और उसके बाद जो कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट है, इन चीजों में कई खामियां पाई गई और पेटीएम को कई सालों से आरबीआई निर्देश दे रही थी। पेटीएम ने न केवल उन निर्देशों की अवहेलना की बल्कि जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका जो उन्होंने रिप्लाई किया है, उस रिप्लाई में भी उन्होंने कई सारी बातें गलत लिखी है, कई सारी झूठी बातें लिखी है। आप यूं समझे कि पेटीएम पेमेंट बैंक को एक सेठ की दुकान की तरह चलाया जा रहा था, यानी कि सारे के सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। पेटीएम आरबीआई का कोई भी नियम मान नहीं रहा था और जैसे मर्जी हो वैसे अपने ये सिस्टम को चला रहा था। दोस्तों आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड परसिस्टेंट नॉन कंप्लेंट था, यानी काफी समय से नॉन कंप्लेंट था। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक में सुपरवाइजरी कंट्रोल में भी बहुत सारे इश्यूज थे, यानी कि कई सारे इश्यूज आरबीआई को समझ में आए। उन्होंने पेटीएम को बहुत सारा वक्त दिया बट इसके बावजूद पेटीएम में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः आरबीआई ने कड़ा फैसला लेते हुए सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को इन्वोक किया और इन पे कई सारे तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि पेटीएम ने आखिर ऐसा क्या किया था? पेटीएम ने वो कौन सी गलतियां की, आरबीआई ने उन्हें किस तरह की चेतावनियां दी और इसके बावजूद
पेटीएम वो कौन सी गलतियां करता रहा कि आरबीआई को मजबूर होकर के इतना बड़ा और इतना हार्श स्टेप उठाना पड़ा। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझे कि जब से पेटीएम को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला, अब आप ये समझे कि पेमेंट बैंक क्या है। दोस्तों एक नाचिकेता मोर कमेटी आरबीआई ने गठित की थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और उस नाचिकेता मोर कमेटी ने ये बात बताई थी कि अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहते हैं तो हमें कई सारे तरह के और बैंक्स खोलने चाहिए, जिसमें से पेमेंट बैंक एक है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, और कई सारे तरह के सुझाव जो है वो नचिकेता मोर कमेटी ने दिए थे। इन्हीं सुझावों को मानते हुए आरबीआई ने पेमेंट बैंक की अवधारणा रखी थी। पेमेंट बैंक जब अवधारणा आरबीआई ने रखी थी तो उसमें से शुरुआती डिपॉजिट सिर्फ 1 लाख रुपए था। कोई भी बैंक जिसे पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला हो वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट रख सकती थी। इसके बाद क्या हुआ, कुछ ही समय के बाद कई सारे पेमेंट बैंक आरबीआई के पास गया और उन्होंने कहा कि हमारी आप सीमा बढ़ा दें, तो आरबीआई ने उसकी इस सीमा को बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पेमेंट बैंक क्या होता है और पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वो आरबीआई किन कारणों से देता है। आरबीआई ये मानता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी हैं, जो बैंक जाकर अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट खोलने में सक्षम नहीं है, उन्हें दूसरे तरीकों से फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में लाया जाए, उनका बैंक अकाउंट खोला जाए आसान तरीकों से, और आसानी से उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो बैंक में रखे जाए ताकि वो भी फाइनेंशियली इंक्लूड हो सके। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि देश के विकास में फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों पेटीएम को जब से पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था, पेटीएम के सिस्टम में कई सारी खामियां थी और आरबीआई ने कई बार पेटीएम को चेतावनियां दी, आरबीआई ने कई बार पेटीएम पे पेनाल्टीज लगाई। दोस्तों सबसे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे फॉर वायोलेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स 5.39 करोड़ की पेनाल्टी लगाई, बट पेटीएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद दोस्तों आरबीआई ने एक स्टेप आगे जाते हुए 11 मार्च 2022 को एक ज्यादा बड़ी पेनाल्टी पेटीएम पे लगाया और पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आरबीआई को ऐसा लग रहा था कि पेटीएम जो है वो केवाईसी नॉर्म्स का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आरबीआई ने वो कौन से निर्देश दिए जिसे पेटीएम पेमेंट बैंक ने पूरा नहीं किया। दोस्तों ये निर्देश आरबीआई के दोस्तों जो भी निर्देश होते हैं वो सारे बैंकों पर समान रूप से लागू होते हैं, यानी सारे बैंकों को वो फुलफिल करना आवश्यक होता है कि वो सारे के सारे निर्देश जो आरबीआई देती है, सिंस आरबीआई इज ए सुपरवाइजरी बैंक, आरबीआई बैंकों को सुपरवाइज करता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो आरबीआई के द्वारा दिए गए सारे निर्देश बैंकों पर बाध्यकारी होते हैं, यानी कि बैंकों को वो आदेश मानना जरूरी होता है। तो दोस्तों पेटीएम को सबसे पहले आरबीआई ने ये बताया कि आपकी जो बैंक है वो केवाईसी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रही है। अब केवाईसी नॉर्म्स क्या होता है? केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। बैंक आपके अकाउंट खोलने के पहले आपके बारे में ये जानते हैं कि आप कौन है और आपकी एक पहचान, आपके एक आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कभी बैंक में अकाउंट खुलाया होगा तो निश्चित रूप से बैंक ने आपसे आपका आधार कार्ड मांगा होगा, आपका पैन कार्ड मांगा होगा, या अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका वोटर आईडी कार्ड मांगा होगा, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपसे आपका पासपोर्ट मांगा होगा। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंकों के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं, और दोस्तों ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आरबीआई ही निर्धारित करता है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। दोस्तों केवाईसी का पालन पेटीएम पेमेंट बैंक ने नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि बैंक केवाईसी मांगते ही क्यों है? भाई मैं अपना पैसा डिपॉजिट आपके पास करने जा रहा हूं तो मुझे तो आपकी पहचान मांगनी चाहिए, आप मेरे से मेरी पहचान क्यों मांग रहे हैं जब मैं अपना पैसा आपके पास डिपॉजिट करने जा रहा हूं? तो दोस्तों इसका रीजन है AML एंड CFT, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी काली कमाई को, यानी गलत तरीके से कमाए गए धन को बैंकिंग सिस्टम में ले आता है, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि जो भी लोग दूसरे गलत तरीके से धन को कमाते हैं, चाहे वो घूस लेकर के कमाए या फिरौती लेकर के कमाए या टेररिज्म के तरीके से कमाए, अगर आपका कोई भी पैसा, अगर आपने कोई भी धन गलत तरीके से कमाया है और अगर आप उसे बैंकिंग चैनल में ले जाते हैं तो इसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, यानी कि आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बैंकों को इससे बचना है। आरबीआई ने यह निर्देश दिए हुए हैं कि आप जो भी डिपॉजिट ले रहे हैं उसका जो सोर्स है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए, क्योंकि बैंक किसी से भी ये नहीं पूछ सकती है कि आप ये पैसे कहां से ला रहे हैं। लेकिन जब ये जानकारी किसी को भी लेनी हो, चाहे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी लेनी हो, चाहे हमारी पुलिस को ये जानकारी लेनी हो, चाहे ईडी को ये जानकारी लेनी हो, हर जानकारी को बैंक को तुरंत ही सुलभ करवाना होता है।
अगर दोस्तों बैंक आपसे आपका केवाईसी नहीं लेगी तो बैंकों के लिए जो ट्रेस ऑफ फंड है, यानी कि फंड का जो ओरिजिनेशन है वो कहां से है, ये स्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए जरूरत होती है कि बैंक आपसे आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं। दोस्तों इसके अलावा केवाईसी का एक दूसरा रीजन जो है वो CFT है, यानी कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म। दोस्तों आप ये जानते हैं कि दुनिया भर की जो टेररिस्ट इकाई है वो धन इकट्ठा करने के लिए बैंकिंग चैनल का प्रयोग करती है। आप यूं समझे कि भारत के एक आतंकवादी संस्था का कोई एक व्यक्ति है जो एक टेरर अटैक करना चाहता है, लेकिन हर काम के लिए उसे धन की जरूरत होती है। अभी वो धन चाहे वो सऊदी अरब से मंगाए या कहीं चंदा इकट्ठा करके ले, अगर वो धन जमा करने की कोशिश करता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, तो बैंकों को इसे रोकना है और बैंकों के पास एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वो AML एंड CFT को कॉम्बैट कर सके, यानी उन्हें वो रोक सके। पेटीएम बैंक के केस में ऐसा नहीं हो रहा था दोस्तों। पेटीएम केवाईसी के नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहा था और कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, कई सारे रिपोर्ट्स आपको ये बताते हैं कि एक ही पैन कार्ड से हजारों अकाउंट खुल गए, यानी केवाईसी नॉर्म्स का खुला उल्लंघन हो रहा था। इसके अलावा दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, दोस्तों आप ये जानते हैं कि आजकल वीडियो केवाईसी का प्रचलन है, यानी कि आप अपने घर में बैठे बैठे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक से एक आपको वीडियो कॉल आएगी, आपको अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी होती है, इस आइडेंटिटी के एस्टैब्लिश होने के बाद आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। दोस्तों इसमें से यह जरूरी है कि आपका जो लोकेशन हो वो इंडिया हो, यानी आप अभी जहां से बात कर रहे हो वो इंडिया हो, तभी आपका अकाउंट खुलेगा। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाकर के वीडियो केवाईसी का यूज करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुल सकेगा। तो दोस्तों जो पेटीएम का सर्वर है वो फॉरेन में बैठे हुए व्यक्ति के लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहा था, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी देश में बैठकर पेटीएम में अपना अकाउंट खुला सकता था, जो AML और CFT नियमों का खुला उल्लंघन है। और निश्चित रूप से दोस्तों इसके बड़े दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। RBI ने कई बार ये चेतावनियां दी, पेटीएम ने अपने सिस्टम में सुधार नहीं किया, तो दोस्तों RBI इतना हर्ष स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों दूसरा रीजन जो पेटीएम पेमेंट बैंक को स्टॉप करने का RBI का है वो है STR फाइल ना करना। STR यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। बैंकों को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या है दोस्तों? आप यूं समझे कि एक पान वाले का एक बैंक में अकाउंट है और नॉर्मल ट्रांजैक्शन उसमें 2000 रुपीज पर वीक होता है, यानी कि पूरे महीने में वो पान वाला 8000 रुपए जमा करता है, क्योंकि चूंकि वो एक छोटी सी पान की दुकान चलाता है तो वो शायद 8000 रुपए से ज्यादा जमा कर भी नहीं पाएगा। 8 से वो 10,000 कर सकता है या 12,000 कर सकता है। अब जस्ट आप एक अनुमान लगाइए कि अगले बार से एक महीने में क्या हो रहा है कि वो जो पान वाला है जो पर महीने 2000 रुपये जमा कर रहा था, वो अब पर महीने 2 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए जमा करना बैंक में शुरू कर देगा। दोस्तों बैंक उससे ये नहीं पूछ सकता है कि आपने ये पैसे कहां से लाए। अगर वो पूछता, अगर बैंक पूछती भी है तो वो व्यक्ति यह बताने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन दोस्तों जहां भी बैंक को ये समझ में आता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अनयूजुअल है, अनयूजुअल यानी पैटर्न से हटकर है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसे करने की सामान्यतः उसकी क्षमता नहीं है, तो उसे एक STR फाइल करना पड़ता है, यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है। दोस्तों नॉर्मली बैंकों में ये चैनल जो है वो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली STR जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद आपके ये होम ब्रांच में जाता है। होम ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो STR फाइल करते हैं। अभी दोस्तों ये क्या है कि STR FIO IND को फाइल होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को फाइल होता है। बाद में FIO IND इन आंकड़ों का विश्लेषण करता है। अगर FIO IND को ये लगता है कि इन आंकड़ों का ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत है या इस पे ज्यादा चेक करने की जरूरत है या अकाउंट को होल्ड लगाने की जरूरत है तो वो करता है। FIO IND जो है दोस्तों वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो आप ये समझे कि STR कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंस के तहत बैंकों में बहुत सारे रुपए जमा करता है और अगर उसकी रिपोर्टिंग सही से नहीं हो पाती है तो आसानी से बैंकिंग चैनल का मिसयूज हो जाएगा। दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक STR को सही तरीके से फाइल नहीं कर रहा था क्योंकि उनके सिस्टम में खामी है। तो उनको पेटीएम पेमेंट बैंक को शायद यह लगता रहा कि ये चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है, बट RBI के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं और RBI ने कई 100 सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं बैंकों को, तो आपको ये अक्षर से हूबहू पालन करने होते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने STR फाइल करना बंद कर दिया था या STR को सही तरीके से वो फाइल नहीं कर रहे थे। दोस्तों जो तीसरी कमी IT इंफ्रास्ट्रक्चर में RBI को पेटीएम के केस में लगी है वो है सर्वर का शेयर होना। जी हाँ दोस्तों, बैंक का एक अलग सर्वर होता है जो कि काफी सिक्योर सर्वर होता है और
कई सारे हैकर्स जो है उन सर्वर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, बट सिंस बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम इतनी मजबूत होती है कि उन सर्वर्स पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये नियम है दोस्तों कि आप इस सर्वर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उनका सर्वर जो है उनकी पेरेंट कंपनी 197 के साथ शेयर हो रहा था, जिससे डेटा ब्रीच होने का खतरा था। डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है, मैं किसी बैंक का कस्टमर हूं तो बैंक मेरे डेटा को किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं कर रहा था, बट पेटीएम के केस में इसका क्लियर वायलेशन हो रहा था, क्योंकि आपके अकाउंट जो थे वो पेटीएम पेमेंट बैंक में थे और सारा का सारा डाटा 197 कंपनी के पास था और 197 कंपनी इस डेटा को यूज कर रही थी आपको कुछ ना कुछ सामान बेचने के लिए, आपको क्रॉस सेल करने के लिए। तो दिस वाज ए मेजर वायलेशन, यानी कि उनकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक बहुत बड़ा वायलेशन था। जो चौथी कमी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में पाई है वो है पीईपीज का अकाउंट को ठीक तरीके से नहीं खोलना। अब आप ये पूछेंगे भाई ये पीईपीज क्या बला है, तो दोस्तों पीईपी का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि वे व्यक्ति जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है। आप यूं समझें कि आपके जो एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये सारे लोग पॉलिटिकली एक्सपोज्ड माने जाते हैं, यानी कि पॉलिटिकली ये पावरफुल है। दोस्तों बैंकों में एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है कि आप पीईपीज के अकाउंट को यूं ही नहीं खोल सकते। आप यूं समझें कि मैं एक बैंक में काम करता हूं और दोस्तों मेरे पास इस देश के एक मंत्री आ गए, एक गृह मंत्री आ गए या डिफेंस मिनिस्टर आ गए कि मुझे अपना अकाउंट खोलना है, तो मैं यूं ही नहीं खोल सकता हूं। बैंक में जो सीनियर लेवल के सुपरवाइजर्स होते हैं, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, जो उच्च पदों पे बैठे हुए होते हैं बैंक में, उनसे मुझे अनुमति लेनी होती है कि भाई मेरे पास एक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, उनका मैं अकाउंट खोलना चाहता हूं, आप सारी तरह से चेक कर लीजिए और अकाउंट खोलने की अनुमति दीजिए। जब वो आपको अनुमति देंगे तभी आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के बाद भी उनके अकाउंट को बहुत ही गहराई से, बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करना होता है, ताकि वो किसी भी तरह का अकाउंट का दुरुपयोग न कर सके, मिसयूज न कर सके। तो पेटीएम पेमेंट बैंक में इसका क्लियर कट वायलेशन हो रहा था। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक कई और तरीके से वायलेट कर रही थी। अगर कोई भी व्यक्ति पेटीएम पे वैलेट खोल रहा था तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली पेमेंट बैंक में भी खोल दिया जा रहा था बिना उसके कंसेंट लिए। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी वायलेशन थी कि आपकी अनुमति के बिना आपका अकाउंट किसी बैंक में खुल जा रहा है। तो दोस्तों पेटीएम ने कई सारी गलतियां की, आरबीआई ने उसको सुधारने की बड़ी कोशिश की, बहुत सारे समय दिए, क्योंकि अभी अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने भी यही कहा कि पेटीएम को ठीक होने का पर्याप्त समय दिया गया, पेटीएम ने उन कमियों को दूर नहीं किया, इसलिए उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो दोस्तों पेटीएम में कई सारी कमियां थी। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि पेटीएम का भविष्य क्या है? क्या पेटीएम 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा? क्या पेटीएम की तरह की जो और कंपनियां हैं जो यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती हैं, सच एज फोन पे, गूगल पे, इन कंपनियों का भविष्य क्या है? क्या इन कंपनियों का भविष्य भी वही होने वाला है जो पेटीएम का है? तो चलिए अभी इस वीडियो में हम इन बातों का भी विश्लेषण करते हैं। पहला सवाल था वो ये था कि क्या पेटीएम 29 फरवरी के बाद भी काम करेगी? तो इसका उत्तर है शायद। शायद मतलब शायद हाँ शायद ना। मैं शायद क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों आप यूपीआई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई का जो तरीका है उसे समझे। तो आप यूं समझे कि अगर मैं कोई दुकान चलाता हूं और ग्राहक मुझे कोई एक पेमेंट करता है तो पेमेंट तुरंत ही मेरे खाते में नहीं आती है। पेमेंट अगर कस्टमर देता है तो उसके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और ये एक नोडल बैंक में जाता है जो एक इंटरनल एस्क्रो अकाउंट की तरह काम करता है, यानी कि पहले वो नोडल अकाउंट में जाएगा और नोडल अकाउंट में जाने के बाद नॉर्मली ये 24 आवर के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो आज मुझे ये पैसे दे रहा है ये सेटलमेंट कम होगा। तो दोस्तों आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक और 197 इन दोनों के नोडल अकाउंट को सीज करने का, टर्मिनेट करने का आदेश दिया है। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि जो कस्टमर पेमेंट करता था उसका अकाउंट पहले पेटीएम पेमेंट बैंक में जा रहा था, जहां 197 अपना नोडल अकाउंट मेंटेन करता है और उसके बाद वो मर्चेंट के अकाउंट में जा रहा था। अभी वो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो नोडल अकाउंट है वही 29 को बंद हो जाएगा। तो यूपीआई काम करेगा या नहीं करेगा ये समझ पाना बिल्कुल ही आसान है कि उस केस में तो यूपीआई काम नहीं करेगा। अब पेटीएम के पास क्या उपाय है? पेटीएम क्या कर सकती है ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते रहने देने के लिए? दोस्तों इसका एक ही उपाय है कि पेटीएम किसी और बैंक के साथ समझौता करे, वहां पे अपने नोडल अकाउंट्स खोले और उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनके यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करो। देश में कई सारे बैंक्स हैं जिनके पास रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई का, उसमें से यस बैंक है, एचडीएफसी है, एसबीआई है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक इन बैंकों से समझौता करके अपने ग्राहकों
ग्राहकों का विश्वास कायम रख सकता है और 29 के बाद भी काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में काफी समय लगता है। अगर पेटीएम के बाद आज की तारीख में किसी बैंक से ऑलरेडी हो चुकी है और वो पेटीएम का अकाउंट खोलने के लिए तैयार है, उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है, तो शायद 29 के बाद काम करेगा। अगर ये नहीं हो सका तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक का जो QR कोड है वो शायद 29 के बाद काम नहीं करेगा। तो दोस्तों अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो फोन पे है और गूगल पे है उनका भविष्य क्या होगा। दोस्तों एज सच नाउ अभी कोई परेशानी तो नहीं है, निश्चित रूप से अभी ऐसा कुछ उनके बारे में सूचना हमें नहीं मिल रही है। जो दूसरी बात आप यूं समझे कि जो फोन पे है उनके नोडल अकाउंट्स या तो SBI के पास हैं, या तो एक्सिस के पास है, या तो HDFC के पास है। जो फोन पे है उनके नोडल अकाउंट्स नॉर्मली HDFC के पास है। तो ये रोबस्ट बैंक है और ये शायद ठीक तरीके से काम करते रहेंगे, तो यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी बड़ी परेशानी नहीं होने जा रही है। लेकिन दोस्तों आप एक बात याद रखें, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, जब आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को किसी बैंक में या किसी ऐसी जगह पे रखना चाहते हैं जहां पे आपका पैसा सुरक्षित रहे, तो दोस्तों आप कहीं भी पैसा रखने के पहले 100 बार सोचिए कि ये मेरी हार्ड अर्न्ड मनी है और कुछ रुपए के लालच में मैं इसे यूं ही किसी भी जगह पे नहीं रखने वाला। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद है, अगर आपको इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट पसंद है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।